डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का विषय जो सतह के समकालीन केंद्र है, अध्याय नंबर 2, उसको लेकर के आए हैं। और जो सतह के समकालीन केंद्र हैं उनमें हमने पहले यूरोपीय संघ को पढ़ा और अब हम आसियान को पढ़ने जा रहे हैं। आसियान क्या है? तो आसियान का मतलब, इसको अगर लिखें तो ASEAN आसियान। और आसियान का अगर अंग्रेजी रूपांतरण देखें तो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अगर आसियान का पूरा नाम पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। अब ये राष्ट्र जो है कब बनकर के तैयार, या यह संगठन है वो कब बनकर के सामने आया? वो 8 अगस्त 1967 को संगठन बन गया था। यानी कि ये जो संघ है, आसियान है, इसकी स्थापना जो है या गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ। और इसका गठन जो हुआ था वो किस घोषणा पत्र के आधार पर या किसी संधि के आधार पर, यानी कि कोई ना कोई संगठन बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ शर्तें निश्चित की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बैठ करके उस पर चर्चा की जाती है। तो ये इकट्ठे होते हैं बैंकॉक में कुछ सदस्य देश, और बैंकॉक में इकट्ठे होकर के और एक घोषणा पत्र पर साइन करते हैं और कहते हैं कि हम एक संगठन है और इस संगठन में हम सारे के सारे जितने भी देश हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का के राष्ट्रों का एक संगठन होगा और ये घोषणा पत्र है बैंकॉक घोषणा पत्र। यानी कि इस संगठन की स्थापना जो है किसके माध्यम से हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के पत्र पर हस्ताक्षर से। ठीक है। तो इसकी स्थापना या गठन बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से हो गई थी। अब हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र कौन कौन थे? तो पहले विद्यार्थी, शुरुआत में इसमें 5 राष्ट्र शामिल हुए थे। एक था इंडोनेशिया, दूसरा था मलेशिया, तीसरा था अपना क्या नाम उसका फिलीपींस, और उसके बाद में सिंगापुर, और उसके बाद में थाईलैंड। ये 5 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है उसका गठन किया 8 अगस्त 1967 को। जब 8 अगस्त 1967 को इसका गठन हो जाता है 5 सदस्य देश मिलकर के, तो बाद में 5 सदस्य देश और इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और वो 5 सदस्य देश और कौन से हैं? उनमें ब्रुनेई आ जाता है, फिर वियतनाम आता है, फिर लाओस आता है, म्यांमार आता है और कंबोडिया आता है। कौन कौन सा? ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 5 देश और आ गए। ब्रुनेई आ गया, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है और उसके ये 5 देश से ये हो गए। अब ये 5 और 5 मिलकर के 10 देश हो जाते हैं। तो ये 10 देशों का समूह था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और 26 अक्टूबर 2025 को क्या होता है? 26 अक्टूबर 2025 को इसके अंदर एक और देश इन्वॉल्व हो जाता है और वो देश होता है पूर्वी लेफ्ट से। अरे इसका नाम ये जीवोग्रीन है, पूर्वी लेस्ते। ये 26 अक्टूबर 2025 को इसके अंदर शामिल हो जाता है और इसके कारण शामिल होते ही इसमें सदस्य देश 5 संस्थापक, 5 बाद में आए 10 और एक लास्ट में आया पूर्वी से। ये टोटल मिलाकर के अपने पास में हो जाते हैं इसके अंदर 11 सदस्य। तो प्यारे विद्यार्थी, 11 सदस्य बनने से पहले ही इन्होंने क्या किया था? अपना एक प्रतीक के रूप में झंडा बनाया था। और वो झंडा जो था वो कैसा था? यानी कि आसियान का एक झंडा भी है
और वो झंडा जो है यानी कि तिरंगा है, अपना जैसे तिरंगा होता है राष्ट्रीय जो ध्वज है वो, उस प्रकार से इस संगठन में ने भी अपना एक झंडा तैयार किया। और वो झंडा जो था वो धान की 10 बालियों का था, यानी कि उस झंडे में क्या दिखाया था, 10 बालियां थी, किसकी, धान की 10 बालियां, यानी कि धान की 10 बालियां इस झंडे के अंदर है। और फिर उसके बाद में इन सभी बालियों को क्या कर रखा है, एक जगह बांधा हुआ है, ऐसा दिखाया गया है। और बांध करके और उसके बाद में उसको एक चक्कर में ले लिया, एक वृत्त के अंदर ले लिया, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से, और 10 बालियां ले रखी हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर यहां से बांध दिया और फिर उसको पूरा एक चक्कर में ले लिया। तो इस प्रकार का जो ध्वज है वो ध्वज है वो बनेगा आसियान का ध्वज। और ये जो चक्कर है ना ये एकता का है, मतलब सभी को एक सर्किल में रहना है, यानी कि एक साथ में रहना है, यानी कि एकता का प्रतीक है। और धागे से बांधने का मतलब है इनको एकजुट कर रहना है। और ये 10 बालियां जो हैं उसके 10 सदस्यों को प्रतीक यानी कि उसको 10 सदस्यों को प्रतीक करते हैं। और उसके बाद में यदि देखें तो हम बात करेंगे आसियान के जो सदस्य देश हैं उनकी। आसियान के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से, सॉरी आसियान के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से। सदस्य देश तो हमने पहले पढ़ लिए, यानी कि 10 सदस्य देश हैं, 11वां और आ जाता है। और ये 10 सदस्य देश हैं, उन्हीं को ये इंगित करती धान की 10 बालियां। अब हम बात करते हैं आसियान के जो उद्देश्य हैं वो, यानी कि आसियान बना क्यों, क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, वो क्या चाहते थे कि एक जगह हो गए। और इसके लिए अपने को उसके उद्देश्यों को पढ़ना जरूरी है। और उद्देश्य क्या होता है कि समाज जो क्या नाम सदस्य देश जितने भी हैं वो क्या चाहते थे कि आर्थिक विकास में तेजी हो। तो नंबर 1 तो आ जाता है आर्थिक विकास में तेजी, आर्थिक विकास में तेजी चाहते थे। इसलिए एक दूसरी बात अगर देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है उसको भी अचीव करना चाहते थे। नंबर 2 की अगर बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, आर्थिक तो ऑलरेडी हो चुका है, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास हासिल करना चाहते थे। ये 2 हो गए। तीसरा और क्या है वो है कि कानून के शासन, कानून का जो शासन है वो स्थापित हो और जो संयुक्त राष्ट्र है उसके नियमों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और व्यवस्था स्थापित करना। नंबर 3 में है कानून का शासन, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर क्षेत्रीय यानी कि वहां क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय शांति, क्षेत्रीय जो शांति है वो और स्थायित्व, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व स्थापित करना, स्थापित करना चाहते थे। ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, ये 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और इन 3 प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई शैली या प्रक्रिया या प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। और जब आसियान की अगर बात करें तो इन्होंने अपने कामकाज की एक नई शैली को इजाद किया, यानी कि नई शैली अपनाई। और वो नई शैली क्या थी कि वो अनौपचारिक तरीके से बिना किसी टकराव के यानी कि टकराव रहित और सहयोग के आधार पर यानी कि सहयोगात्मक बातचीत के को महत्व दिया इन्होंने। और ये जो सभी सदस्य देश हैं वो एक दूसरे की राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसका सम्मान करते थे। और ये जो प्रक्रिया जो थी इसकी आप अनौपचारिकता, टकराव रहित और सहयोगात्मक बातचीत के आधार पर कार्य करना या उसको महत्व देना और एक दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, आसियान जो शैली कहलाती है। यानी कि आसियान शैली में क्या था, एक तो था अनौपचारिकरण यानी कि अनौपचारिकता,
या सॉरी औपचारिकता, अनौपचारिकता नहीं, औपचारिकता, औपचारिकता, औपचारिकता एक टकराव रहित और एक आपसी सहयोगात्मकता, यानी कि सहयोगात्मकता के साथ बातचीत करना, यानी कि किसी भी कार्य को करना है वो उसमें अपने को आपसी टकराव नहीं रहना चाहिए, यानी कि टकराव रहित होना चाहिए, उसमें औपचारिकताएं हैं और उसमें सहयोगात्मक जो बातचीत है वो होनी चाहिए और एक दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता है उसका सम्मान करना है। और इसी शैली के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, आसियान को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और ये आसियान जो संगठन है ये आगे गति लेता है और इसका कार्य करने के लिए उनके पास में जो और गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। एक बार इस पूरे का पूरा नोट कर लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक आसियान जो देश है, आसियान जो संगठन है उसकी स्थापना और उसके सदस्यों के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में हमने कुछ चर्चा की। अब हम आसियान के जो आगे की चीजें हैं आसियान की उनको देखते हैं और उनमें आता है आसियान के 3 स्तंभ। यानी कि ये 3 स्तंभ कैसे हैं, कौन से हैं 3 स्तंभ? यानी कि आसियान ने अपने जो उद्देश्य थे जिसमें अपने आता आर्थिक विकास को गति कर देना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को हासिल करना और कानून के शासन की स्थापना करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के आधार पर हमें शांति और स्थायित्व को प्राप्त करना, वो भी क्षेत्रीय स्तर पर। ये 3 जो उद्देश्य इसके रहे हैं उन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था कि 2003 में एक 3 समुदायों का गठन किया था। 3 समुदाय बनाए थे 2003 के अंदर। आसियान ने 3 समुदाय बनाए और ये 3 समुदाय जो है ना वही आसियान के 3 स्तंभ कहलाते हैं। यानी कि 2003 के अंदर अपने उद्देश्यों को मजबूत करने के लिए उन्होंने 3 समुदाय बनाए और वो तीनों समुदाय जो हैं वह तीनों समुदाय ही आसियान के 3 स्तंभ कहलाते हैं। यानी कि 3 स्तंभ कौन कौन से? अगर हम एक एक की बात करें तो नंबर 1 की अगर बात करें तो वह है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो देखो सबसे पहले होता है सुरक्षा। तो आसियान जो है ना, आसियान ने अपने राष्ट्रों की या अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए और एक समुदाय बनाया, आसियान सुरक्षा समुदाय। एक तो ये बन गया, ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय। ये समुदाय जो था ना वो क्षेत्रीय जो विवाद होते थे आपस में आसियान के देशों का उस पर आधारित था। यानी कि क्षेत्रीय विवादों पर आधारित एक समुदाय था आसियान सुरक्षा समुदाय। और 2003 तक कई समझौते हुए और उन समझौतों के द्वारा हर सदस्य देश ने क्या कर लिया, शांति, निष्पक्षता और सहयोग, हस्तक्षेप उसको बढ़ावा देने और राष्ट्रों में आपसी जो सहयोग था या आपसी जो अंतर और जो संप्रभुता थी उसके अधिकारों का सम्मान करने पर वचनबद्धता ले ली। यानी कि एक बार फिर से इसको समझें तो आसियान सुरक्षा समुदाय का मतलब क्या है? आसियान के जितने भी देश हैं उन देशों के आपसी सुरक्षा की बात करता है। यानी कि क्षेत्रीय समुदायों की जो क्षेत्रीय जो विवाद जितने भी हैं आसियान के जो क्षेत्र के है ना, उस विवादों को सैन्य टकराव बिना किसी सैन्य टकराव के, क्योंकि इन्होंने अपने उद्देश्य में या अपनी जो आसियान शैली है उसमें क्या बताया था, टकराव रहित। तो इसका मतलब यहाँ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सुरक्षा समुदाय बनाया है। तो उसका मतलब भी है कि बिना किसी क्षेत्रीय विवाद को, यानी कि किसी भी क्षेत्रीय विवाद को बिना किसी सैनिक टकराव के, हमें सैनिक टकराव नहीं लेना, सैनिक टकराव के हमें बातचीत के आधार पर आपस में बैठ करके सुलझावा करना है। यानी कि अपने बैठ करके निपटारा करना है किसी भी आपसी टकराव होता है उसका। और इसके लिए ये सदस्य देश जितने भी हैं, जो 11 सदस्य वर्तमान में, जो पहले से प्रारंभ में 10 थे, वो सदस्य देशों ने क्या कर लिया कि हमें शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप का मतलब बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी दखल अंदाजी के, हस्तक्षेप उसको बढ़ावा देने और राष्ट्रों में जो आपसी जो अंतर है
और जो उसकी संप्रभुता है उसके अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता ली और उसी वचनबद्धता के आधार पर आसियान सुरक्षा समुदाय का गठन किया, जो कि आसियान का पहला स्तंभ है। अब अगर बात करें दूसरे स्तंभ की, तो आर्थिक समुदाय, आसियान का यह सुरक्षा समुदाय था, दूसरा है वो आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब सुरक्षा मिल जाती है तो हमें आर्थिक स्थिति में भी मजबूत होना जरूरी हो जाता है, और आर्थिक मजबूत होंगे तभी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए हमें आर्थिक समुदाय की भी आवश्यकता पड़ी आसियान को। अब आसियान को जो आर्थिक जो समुदाय बनाया उसमें क्या था कि उसके उद्देश्य क्या थे। पहले एक तो क्या था कि हमें साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, यानी कि हमारे जो 10 देश हैं या 11 देश हैं उनका एक साझा बाजार हो, यानी कि सभी का बाजार साझा हो, यानी कि एक दूसरे राष्ट्र के साथ में वो व्यवसाय कर सके, साझा बाजार हो, और उत्पादन आधार तैयार करना, यानी कि उत्पादन का जो आधार है ना वो तैयार करना है। दूसरी बात होती है कि जो बाजार उसका जो क्षेत्र है उसमें जो सामाजिक और आर्थिक विकास है ना, आर्थिक जो विकास है उसमें सहयोग करना है, यानी कि सभी देश अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसमें सहयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आर्थिक जो विवाद है उसको निपटारा करने के लिए, आर्थिक विवादों को हल करने के लिए हमें जो पहले से बनी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें सुधार करना है, यानी कि आर्थिक विवाद अगर निपटाना है तो हमें जो पहले से आ रही परंपरा है ना जिसको आर्थिक विवादों में निपटाने की, उस परंपरा को तो करना है साइड लाइन में, उसको तो साइड लाइन में करना है, और हमें एक नए तरीके से काम करना है, यानी कि परंपरा में थोड़ा सुधार करना, जो व्यवस्थाएं जो बनी थी उसमें सुधार करना है। और चौथी बात करें तो हम कहते हैं कि मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना है, यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है, यानी कि मुक्त क्षेत्र व्यापार क्षेत्र। जैसे ही इसमें आर्थिक आसियान जो आसियान का आर्थिक समुदाय है इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात की तो तुरंत अमेरिका और चाइना जो है वो दोनों ने उसकी तरफ रुख कर लिया, किधर, आसियान की तरफ। तो इस प्रकार से हमारा जो आसियान के 3 स्तंभ है वो उनमें से 2 पूरे हो जाते हैं, और जो तीसरा स्तंभ है वो कौन सा है उसकी अगर बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। और तीसरा जो स्तंभ है वो है आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय, या सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये 3 समुदाय, तीसरा समुदाय। इसका मतलब तो नाम से देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना, सभी देश हैं आसियान के, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करना, उन संबंधों को मजबूत करना, वो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि समुदाय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक जो संबंध है उनको मजबूत बनाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो 3 स्तंभ हो गए। तो अगर प्रश्न बनता है बेटा यहाँ से कि आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से, तो आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, तीनों की हमने बात चर्चा कर ली। अब आसियान की प्रासंगिकता की बात करते हैं, यानी कि ये वर्तमान स्थिति में क्या है, यानी कि प्रासंगिकता इसकी क्या। तो विद्यार्थियों इसमें 2-3 चीजें अपने को याद रखनी है। उसमें से पहला है आसियान का जो एक दस्तावेज था, दस्तावेज विजन 2020। कौन सा दस्तावेज विजन 2020। ये दस्तावेज विजन 2020 जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि दस्तावेज विजन 2020 में क्या हुआ था कि आसियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक बहिर्मुखी, यानी कि हर तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सके, एक बहिर्मुखी भूमिका देने की बात की। आसियान जो दस्तावेज विजन 2020 है उसमें अपनी, यानी कि मल्टी टैलेंट उसने दिखाया, यानी कि मल्टीपर्पज जो रोल है अपना वो इसने अदा करना था, यानी कि बहिर्मुखी जो प्रतिभा है वो इसने दिखाई। और दूसरी बात इसके अंदर देखें तो अगर आती है टकराव नहीं करना, दूसरी बात क्या है, टकराव का अंत करना, इसमें टकराव का अंत
और यहां पर देखें तो आसियान ने कुछ ऐसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें टकराव रहित जो शैली थी वो अपनाई थी, और टकराव रहित शैली अपनाई थी। तो इसने क्या किया था कि आसियान ने टकराव की बजाय, यानी कि टकराव के स्थान पर बातचीत को महत्व दिया था। ये बैठ करके बातचीत करने से भी निपटारा हो सकता है, सुलझावा हो सकता है, तो हम क्यों अपने आपसी टकराव लें, क्यों हम सैनिक गतिविधियां करें। जब बैठ करके बात बनती है तो सैनिक गतिविधियां करने को कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ऐसे में उन्होंने क्या किया था कि कंबोडिया में जो टकराव था और जो पूर्वी जो अपना क्या है उसमें तिमोर है, उसमें जो संकट था उसको बैठ करके उसने हल कर लिया था। ठीक है, तो ये टकराव रहित होगी। फिर यदि बात करें इसका तीसरे पॉइंट की, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित कर दिया था इसने। क्या कर दिया था? मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र जो बनाया उसने, उसका मतलब क्या था कि व्यापार है ना वो करना है, यानी कि निवेश करना है या श्रम जो है उसके मामले में उसने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दे दिया कि कहीं से भी कोई भी देश किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है, यानी कि अपने जो क्षेत्र के हैं वो एक दूसरे के साथ में मुक्त व्यापार करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब अतिरिक्त जो भार है वो नहीं पड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास होगा। और इसके साथ हमारा जो आसियान है उसके जो वर्तमान जो प्रासंगिकता है उसके 3 बिंदु ये कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि आसियान और भारत के बीच में संबंध है उसकी। हम बात करेंगे आसियान और भारत के बीच संबंध, भारत के बीच संबंध, यानी कि हम जब जब इन चीजों को पढ़ेंगे, जो जो समकालीन के अंदर पढ़ेंगे, उनका भारत के साथ में क्या संबंध रहा है वो देखेंगे। तो अगर भारत की बात करें तो स्टार्ट के अंदर क्या किया था, शुरुआत के अंदर ना तो हमें पता था कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलेंगी, इसलिए हमने शुरुआत में भारत ने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि भारत की जो विदेश नीति थी ना उसमें आसियान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यानी कि आसियान की तरफ अपना ध्यान गया ही नहीं था। लेकिन हाल के जो वर्ष आए ना, वर्तमान की स्थितियों को देखें तो या कुछ साल पहले तक की स्थितियों को देखें तो आसियान की तरफ एक रुख किया हमने। क्यों? क्योंकि अपनी विदेश नीति है उसमें सुधार करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास के तहत हमने क्या कर लिया कि भारत ने जो आसियान के जो राष्ट्र हैं मलेशिया और सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ में क्या हुआ, मुक्त व्यापार में समझौता कर लिया, मुक्त व्यापार का समझौता कर लिया। इसका मतलब हमारा रुख किधर चला गया, आसियान की तरफ बन गया। तो इसका आसियान के 3 सदस्य देश मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड है ना, इनके साथ में हमने क्या कर लिया, समझौता कर लिया मुक्त व्यापार का। और 2010 के अंदर भारत आसियान मुक्त व्यापार जो व्यवस्था है वो लागू भी हो गई। तो इसका मतलब भारत और आसियान के बीच संबंध बन गया। और फिर अपनी वर्तमान में 2 नीतियां चल रही हैं। एक नीति जो थी वो 1991 के अंदर आई, और वो 1991 के अंदर जो उन्होंने पॉलिसी दी थी वो क्या था कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। तो पूर्व की ओर है वो आसियान के देश हैं, पूर्व की ओर देखो का मतलब वो देखो उधर क्या कर रहे हैं, उनके आधार पर अपने को भी कुछ न कुछ प्रोसेस करनी होगी। और उसी नीति को थोड़ा सुधार करके और पुनः लागू कर दिया जाता है जो एक्ट ईस्ट नीति होती है, यानी कि हमें कार्य करना है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की नीति के आधार पर या ईस्ट की नीति के साथ में अपने को कार्य करना है, यानी कि पूर्व की तरह कार्य करना है। तो इस प्रकार से भारत है वो आसियान से प्रभावित भी हुआ है और आसियान के साथ में समझौते भी किए हैं, और अपनी व्यापार नीति है उसको भी बदला है, अपनी विदेश नीति है उसमें थोड़ा सा सुधार किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये आसियान का जो सारा टॉपिक था ये हो जाता है कंप्लीट। अब आगे जो टॉपिक आएंगे वो अपने देशों के आएंगे, चाइना का आएगा, और जो अन्य जो समकालीन केंद्र हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अब आगे की क्लास का इंतजार करना, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अब लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।